2022 के चुनाव में बीजेपी का 50 सीट भी निकलना बड़ा मुश्किल है। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष भारद्वाज। आप सभी का हमारे YouTube चैनल राजभर एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत है। आज हम हैं मुंबई महाराष्ट्र में और यहाँ पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी महाराष्ट्र की मासिक बैठक थी और यहाँ पर हमारे साथ हैं ओम प्रकाश गौंड जी, जिन्होंने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है और इनको सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी महाराष्ट्र का उपाध्यक्ष घोषित किया गया है। तो आइए जानते हैं हम माननीय ओम प्रकाश राजभर की किन बातों से ये सहमत है और पार्टी किन बातों से इफेक्टिव होकर इन्होंने ज्वाइन किया है। ओम प्रकाश जी, आपका हार्दिक स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आज हमारी जो है राजभर एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल पे के माध्यम से जो लोगों तक हमारी वाणी पहुंचेगी, उसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूं। वो कौन कौन सी नीतियाँ हैं जिनसे आप सहमत हैं? माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की नीतियाँ जो है वो काबिल तारीफ़ है और बहुत सारी नीतियां हैं। गरीब के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते रहे हैं और ऐसा प्रतीक होता है कि जैसा हमारे महाराजा सुहेलदेव जी की एक विचारधारा और उनके आधार से जो है आज अपना समाज में बात को रखते हैं। दूसरा चीज़ क्या है, पूर्वांचल राज्य का अलग गठन करना। पूर्वांचल राज्य अलग गठन करने का ये मुद्दा उनके दिमाग में जो आया है वो हमें जो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यूपी प्रदेश बहुत बड़ा है। उसको 4 खंड में विभाजन करके अगर पूर्वांचल राज्य बनता है तो वहाँ पे हर घर में नौकरियाँ मिलेंगी, हर हाथ को काम मिलेगा। ये उनकी जो नीति बहुत अच्छी लगी मुझे। लोगों को जो है बाहर जाना नहीं पड़ेगा, वहीं के लोकल और वोकल जो सही मायने का मतलब क्या होता है सर? मतलब लोकल और वोकल जो मोदी जी का नारा है, सही मायने में बोला जाएगा तो ओम प्रकाश राजभर जी अगर जिस दिन पूर्वांचल राज्य बनेगा उस दिन जो है लोकल और वोकल में हर एक हाथ को हर काम, वहीं का काम, वहीं का सामान, वहीं के लोगों का जो है ये सब चीज़ मिलता रहेगा। और वहाँ पे संसाधन भी बहुत है। आप देख रहे हैं गंगा हमारे इधर है, गोमती भी है, सभी नदियाँ तो हम लोगों की इधर से ही जा रही हैं। तो वहाँ पे जो लोगों तो शहरों में चाहे सब्जी या कोई भी चीज़ का जो भी उत्पादन हो तो सब जगह जो भेजा जा सकता है। और वहाँ के लोग तो काफ़ी मेहनती हैं। अगर सब दूसरे जगह जाकर के अपना जो है परचम लड़ा सकते हैं तो है ही है। दूसरा जी, आरक्षण का वर्गीकरण करना। जो 27% आरक्षण है OBC का, तो जातिगत आधार पे अगर आरक्षण के बारे में बंटवारा हो जाए, बंटवारा तो ऐसा नहीं होगा, जब जनगणना होगी तभी बंटवारा होगा। अगर ये बंटवारा होता है तो लोगों को जो है सबके समांतर खड़ा होने के उसमें मिलेगा, समान रूप से अधिकार मिल सकता है, समान रूप से अधिकार मिलेगा। ये चीज़ है। तो ये हमारे जो है मतलब नेताजी के काफ़ी ये है। दूसरा, गुजरात और बिहार के तर्ज पर उत्तर प्रदेश में शराबबंदी की आवश्यकता है। ये उनकी नीति बहुत अच्छी लगी हमें। दूसरा चीज़, स्नातकोत्तर तक शुल्क अनिवार्य शिक्षा लागू करना। मतलब हर एक स्नातकोत्तर में शिक्षा निःशुल्क अनिवार्य होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जहाँ पे कि जो गार्जियन है अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पाते। तो उस चीज़ को नेताजी ने आकलन किया और सर्वे किया और उस हिसाब से उन्होंने ये मुद्दा बनाया। बिल्कुल, ये मुद्दा बनाया। तो उनका जो है ये जो चीज़ है ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि अगर कोई आदमी ऐसा सोच रहा, शिक्षा, रोजगार, मतलब पहला होता था रोटी कपड़ा मकान, ऐसे ही उसका एक पार्ट है शिक्षा। तो शिक्षा के ऊपर में उन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। तो सर्वेक्षण के बाद आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करना, जो हमने आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसी के साथ में जो है प्राथमिक विद्यालयों में तकनीकी शिक्षा लागू हो। जैसे आपका तकनीकी शिक्षा में किसी को कंप्यूटर बनाना या ट्रांजिस्टर बनाना, सोलर सिस्टम या कोई भी चीज़ में ऐसा हो तो उसके हिसाब से, चाहे किसानी की तकनीकी या जो भी चीज़ है उसके लिए जो है ये करना है। उनका हमेशा रहा है पिछड़ी जाति को पंचायती चुनाव के तरह लोकसभा और विधानसभा में भी आरक्षण मिलना चाहिए, उसके ऊपर भी ऐसा होना चाहिए। ये हमको जो बहुत अच्छा लगा है। महिलाओं को 50% का आरक्षण लागू करना,
ये होना चाहिए, प्रत्येक मतदाता को 5,000 रुपया पेंशन मिले, क्योंकि अगर MP MLA बनते हैं उनको पेंशन मिलना चालू हो जाता है तो मतदाता तो हर 5 साल में, हर 3 साल में, 2 साल में, 1 साल में चुनाव तो लगे ही रहते हैं। कभी नगर पालिका का चुनाव है, कभी प्रधानी का चुनाव है, कभी सरपंची का है। तो जब ये ऐसा है चुनाव आते हैं तो मतदाता को भी 5,000 रुपये का ये मिलना चाहिए। दूसरा चीज़ है दैवीय आपदा राहत कोष। दैवीय आपदा राहत कोष में क्योंकि उस समय अगर कुछ ऐसा होता है तो परिवार के ऊपर जो है सीनियर लोगों का या माँ बाप का हाथ नहीं हो पाता, इसके लिए उनको ऐसा जो है दैवीय आपदा कोष से कुछ अमाउंट जो भी है उनका है कि वो अमाउंट जो है दैवीय आपदा कोष में 50,000 रुपये तक का और मृतक को 5 लाख रुपये तक का जो है लागू होना चाहिए। ऐसा जो है हमारे माननीय ओम प्रकाश जी ने ये संज्ञान में लेते हुए अपने घोषणा पत्र में डाला हुआ है। ये सब नीतियां जो है सब गरीबों के लिए ही बनाई हुई है, कोई भी अमीर आदमी इसके लिए जो है उसमें नहीं है। दूसरा चीज़ वैश्य आयोग, वैश्य सुरक्षा फोर्स का गठन करना, जो बहुत बड़ा चीज़ है। लेकिन आप देखेंगे कि इसी सब नीतियों के आधार पे बीजेपी ने 2017 में गठबंधन किया, सरकार बनाया, लेकिन जब इन नीतियों के आधार से कार्य करने के लिए मानी नहीं, मतलब उनके मन में खोट आ गया। उसने सरकार बनाया लेकिन फिर बाद में काम करने से मुकर गया और नीतियों में खोट आई, मन में खोट आया, तो हमारे ओम प्रकाश राजभर धीरे से जो उसको साइड लाइन करके और फिर अपना जो भागीदारी संकल्प मोर्चा का गठन किया है। और उसके तहत में आज हमारा 27 अक्टूबर को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और सपा का ये जो है गठबंधन हुआ और आगे आने वाले आगामी 2022 के चुनाव में बीजेपी का 50 सीट भी निकलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जनता जान चुकी है कि जो भी सरकार में पिछड़े समाज से आते हैं उनकी मांगे जो है, जो उनकी आवश्यकताएं हैं वो पूरी नहीं हो पा रही है। महंगाई चरम पे है, अत्याचार, भ्रष्टाचार और जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं। तो इसके लिए सब गरीब और जितने भी पिछड़े समाज के लोग हैं सरकार को बदलने के लिए उतारू हो गई है। बिल्कुल जी। तो इसी को देखते हुए भी आपका सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, भागीदारी संकल्प मोर्चा और समाजवादी पार्टी ने जो कमर कसा है, 50 सीट भी बीजेपी का हमको नहीं दिखता कि वहाँ पे जो है आने वाली है। और इसी निराश में हमारा जो है जो आपका बस्ती में जो है रैली होना था उसको परमिशन नहीं दिया उन लोगों ने। और अभी जो है रथ यात्रा जो निकली आपने देखा ही है कि कितना जो है जुल्म उसमें हुआ है। तो ये सब मुद्दाएं हैं और काफ़ी अच्छा है, जो काफ़ी रहेगा। और आने 2022 में हमारा ओम प्रकाश राजभर जी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की जो है सरकार बनने वाली है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।